हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये वीडियो खासकर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो इस बार क्लास 12 में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। क्लास 12 फिजिक्स के बारे में बच्चों आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर हमें अति लघुत्तरीय प्रश्न भी पढ़ाइए। तो बच्चों अब समय जो आप इंतजार कर रहे थे वो इंतजार की घड़ी समाप्त हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक के जो भी इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, सभी महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक के जो भी ऐसे अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आने के चांसेस 99% है, यानी कि 99% चांस ये हैं कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सेक्शन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और ध्यान से समझते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। आपने वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाली, कई सारे क्वेश्चन आपने वैद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड पढ़े थे। लेकिन हमने फिर एक डाउट आता है कि वैद्युत द्विध्रुव के क्वेश्चन तो बहुत सारे पढ़ रहे हैं लेकिन हमें यही नहीं पता कि वैद्युत द्विध्रुव ही क्या है। क्योंकि बच्चों जो वैद्युत द्विध्रुव होता है क्या होता है इसके बारे में भी तो हमें पढ़ना चाहिए। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की आपसे परिभाषा पूछता है, ये परिभाषा लिखी हुई ध्यान से पढ़िए। वह वैद्युत निकाय, देखिए वह वैद्युत निकाय या फिर कह सकते हैं ऐसा वैद्युत निकाय जिसमें दो हों बराबर परंतु विपरीत आवेश। देखिए एक प्लस आवेश होना चाहिए और एक जो होगा माइनस आवेश होगा। ठीक है, दो बराबर आवेश तो हैं। अगर मान लीजिए इस पर 5 कूलाम आवेश है तो इस पर भी 5 कूलाम आवेश होना चाहिए, यानी कि बराबर तो हैं लेकिन इनके जो चिन्ह हैं वो विपरीत आवेश हैं। ठीक है, विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बच्चों बहुत कम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बच्चों? बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, दूरी पर रखे हों और वो जो किस बहुत कम दूरी पर क्या हों, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों तो वैद्युत द्विध्रुव ही कहलाता है। फिर एक बात समझिए, यदि कोई निकाय हैं, दो निकाय बराबर हैं, मतलब इन पर जो आवेश है वो बराबर है परंतु जो निकाय है इनमें माइनस है और प्लस है, यानी कि विपरीत प्रकार के आवेश हैं, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हैं, तो रखे हों या रखे हैं तो इन्हें क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। देखिए वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश बराबर हैं और विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश हैं, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। और एक कौन कमेंट कर रहा है? सुरजीत कुमार कमेंट कर रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें पता है। बहुत अच्छी बात बेटा, आपको क्वेश्चन पता है और आप अब सभी लोग कमेंट करके बताएंगे आपको कितने क्वेश्चन पता थे, 1 2 या फिर सारे, और जो क्वेश्चन नहीं पता वो भी कमेंट करके बताएंगे। बहुत अच्छी बात है बेटा, आपकी तैयारी अच्छी है और ऐसे ही तैयारी आगे भी करते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक। देखिए क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा बताइए और इसका मात्रक भी लिखिए। तो सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे और फिर आपको मात्रक भी इसका समझा देंगे। देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा था मात्रक हमको लिखना है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए वैद्युत क्षेत्र में, देखिए वैद्युत क्षेत्र है उसमें स्थित किसी क्षेत्रफल से, देखिए मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है तो इसका कुछ क्षेत्रफल भी तो होगा। ये सारा कितना है? इस सारे की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इससे अभिलंबवत, देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है अभिलंबवत, इसके अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली जो गुजरती हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इनसे जो वैद्युत बल रेखाएं जो गुजरेंगी उनकी संख्या जो होगी उसे ही वैद्युत फ्लक्स हम कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। देखिए न्यूटन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति कूलाम, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसी का मतलब दूसरा होता है वोल्ट और मीटर। ठीक है, ये बात भी आपको ये ऐसे भी कभी कभी लिखा मिल सकता है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो। ठीक है, और इसके बाद आगे ब्रैकेट नहीं लगाना क्योंकि बीमाएँ नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लगा दिया। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक फोटान को, अगर मान लीजिए कोई एक फोटान यहाँ पर है, ठीक है, एक फोटान के दूसरे प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर जाने पर, ये प्रोटॉन जो है एक प्रोटॉन से दूसरे प्रोटॉन, एक प्रोटॉन यहाँ पर था, इसकी ओर जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ से जो फोटान है इधर जाएगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए बच्चों, इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाएगी। कैसे, देखिए समझिए कि एक फोटान है, एक फोटान को दूसरे प्रोटॉन है बच्चों, प्रोटॉन, ठीक है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर लाने पर, अगर हम एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर लाएंगे तो दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, देखिए आकर्षण बल एक दूसरे को आकर्षित करता है, लेकिन जो प्रतिकर्षण बल इनके बीच में लगेगा वो क्या होगा, इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो इनके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, लेकिन इनको लाने पर क्या करेंगे, हमें एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, जिससे निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि आवेशित कोई कण है, उसके अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध है। अगर कोई कण जो है वो कैसा है, आवेशित है, तो उसका जो अनुगमन वेग है और जो धारा घनत्व है उसमें क्या संबंध है। तो सबसे पहले आपको धारा घनत्व J= आपको सूत्र पढ़ाया गया था I/A। ए जो है एरिया है, I जो है धारा है। ठीक है, धारा घनत्व होता है J=I/A। ठीक है, हमें पता है, लेकिन वहीं पर अगर हमें अनुगमन वेग निकालना तो हमें हमने एक सूत्र पढ़ा था I=NE/ABD, हमें पता है, जहां BD जो है वो एक अनुगमन वेग होता है, हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, I की जगह पर A वाला मान रख देंगे, तो J= क्या हो जाएगा, AINEABD हम रख दिया, अपॉन में ये था, A से A को कैंसिल कर दिया, J= आ गया NEVD। यही धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या होता है बच्चों, संबंध होता है। याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम तथा दूसरा नियम किन भौतिक राशियों के संरक्षण पर आधारित है। यानी कि किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का सेकंड नियम, लॉ ऑफ किरचॉफ फर्स्ट एंड लॉ ऑफ किरचॉफ सेकंड, ठीक है, इनका जो प्रथम और सेकंड नियम है वो किन भौतिक राशियों के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किरचॉफ का प्रथम और दूसरा नियम। देखिए, किरचॉफ का प्रथम तथा दूसरा नियम क्रमशः आवेश के संरक्षण पर तथा ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। यानी कि देखिए, यहाँ पर ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया है किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है और जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। लेकिन किरचॉफ का पहला नियम है क्या, आपने संधि का नियम पढ़ा होगा। किरचॉफ का प्रथम नियम है संधि का नियम, और जो दूसरा नियम है वो है वंद-पास का नियम। ठीक है, समझ में आ गया। किरचॉफ का प्रथम जो नियम है वो संधि का नियम है और जो दूसरा नियम है वो बंद-पास का नियम है। क्योंकि बच्चों एक क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में बन सकता है और पूछ सकता है एग्जामिनर कि किरचॉफ का प्रथम नियम कौन सा है, संधि का नियम, बहुत सारे ऑप्शन देगा, उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा संधि का नियम, हो सकता है वो दूसरा नियम पूछ दे। उस नियम क्या है कि बंद-पास का नियम किसके संरक्षण पर कार्य करता है, तो ऊर्जा के संरक्षण पर कार्य करता है। यहाँ से लगभग 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस हैं। कौन से, समझ लीजिए। एक क्वेश्चन बन सकता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम कौन सा है, तो आप कहेंगे संधि का नियम। फिर पूछ सकता है किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि का जो नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है, तो आप कहेंगे आवेश के संरक्षण पर आधारित है। वो पूछ सकता है किरचॉफ का दूसरा नियम कौन सा है, तो आप कहेंगे बंद-पास का नियम है। फिर कहेंगे दूसरा नियम किस पर आधारित है, तो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं और हो सकता है अति लघुत्तरी में भी बन जाए, सिर्फ आंसर लिखना होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा दी है। यानी कि जो चुंबकीय यामोत्तर होता है क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, चुंबकीय यामोत्तर को ध्यान से समझिए क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए, चुंबकीय यामोत्तर को समझने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेट रखना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है, एक एक वर्ड को समझिए, एक एक चीज़ को समझिए ध्यान से। देखिए, किसी स्थान पर अगर कोई भी स्थान है,
मैंने एनी पार्टिकुलर एरिया, कोई भी एक पार्टिकुलर स्थान है, वहाँ पर अपने गुरुत्व केंद्र से आपको क्या करना, अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक, उसको कैसे करना, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक, अगर हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे तो चुंबक के अक्ष से, जो चुंबक के अक्ष होंगे ना, उनसे गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, उनके जो अक्ष से गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल होगा ना, उसे ही चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे। ध्यान रखेंगे, ये परिभाषा एक बार और समझ लीजिए। कह रहा है किसी स्थान पर, कोई स्थान है, उसमें आपने क्या किया, उसका जो गुरुत्व केंद्र था, गुरुत्व केंद्र से आपने किसी वस्तु को चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। अब आपने क्या किया, चुंबक जो थी उसको स्वतंत्रता पूर्वक तो लटका दिया, लेकिन चुंबक के जो अक्ष होंगे ना, चुंबक के अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को ही चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे। बच्चों ध्यान रखना है और ये रट लेना, और बोर्ड एग्जाम में आएगी जरूर, क्योंकि बच्चों कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है परिभाषा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से कि चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है इससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए बच्चों, चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, किसी सतह से, आपकी कोई भी सतह है उसके अभिलंबवत, उसके कैसे अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसको ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उस सतह के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। फाई से इसे कन्वर्ट यानी कि डिनवर्ट करते हैं, फाई इसका सिंबल होता है। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं याद रखना है। किसी भी सतह से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, याद रखेंगे इतना ही। ठीक है, और आप चाहें तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स का कभी कभी मात्रक भी पूछ लेता है, आप मात्रक भी याद रखेंगे। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, याद रखेंगे। क्या होता है बच्चों, वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक बताइए। यानी कि जो स्वप्रेरण गुणांक होता है इसकी आपको परिभाषा देना है और इसका मात्रक क्या होता है इसके बारे में बताना है। देखिए जो स्वप्रेरण गुणांक को समझिए, आपने कोई कुंडली देखी है, पहले आप परिभाषा समझ लीजिए। किसी कुंडली का, कोई भी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक जो होता है, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स की ग्रंथियां जो होती हैं, चुंबकीय फ्लक्स में कितनी ग्रंथियां हैं उनकी संख्याओं के बराबर होता है। समझ गए, स्वप्रेरण गुणांक, कोई भी कुंडली है, उस स्वप्रेरण गुणांक में जो कुंडली होती है उसमें चुंबकीय फ्लक्स की जो ग्रंथियां होती हैं, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसकी ग्रंथियां होती हैं, तो ग्रंथिकाओं, कई सारी ग्रंथियां होंगी तो उनको हम ग्रंथिकाओं कहेंगे। तो ग्रंथिकाओं की जो संख्या हो जाएगी, क्योंकि ग्रंथियां कई सारी ग्रंथियां होंगी, तो हम उनको क्या कहेंगे, ग्रंथिकाओं कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, ग्रंथिकाओं। तो ग्रंथिकाओं की जो संख्या के बराबर होता है क्या, चुंबकीय फ्लक्स। और जबकि कुंडली, और इसके लिए शर्त होती है, क्या होती है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, इसके लिए एक शर्त होती है, अन्य एकांक धारा अगर प्रवाहित नहीं हो तो ऐसी घटना नहीं हो सकती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगी, एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, उस समय क्या होगी, जो कुंडली होगी उसमें क्या होगी, एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी शर्त है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर एकांक धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो समझिए स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा भी सही नहीं है और उसका जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो भी सही नहीं है। और इसका मात्रक आप याद रखेंगे, इसका मात्रक जो होता है बच्चों हेनरी होता है, और बोर्ड एग्जाम में एक दो नहीं बल्कि कई बार पूछा जा चुका है। तो ये थे टॉप 8 क्वेश्चन जो आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक हमने ढूंढे। ऐसे क्वेश्चन हैं जो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन सभी क्वेश्चंस के बाद अब मैं आगे इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है उनका भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आने वाला हूं, और उन सभी क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। बस आपको सारे क्वेश्चन तैयार कर लेने, जो भी मैं पढ़ाता हूं आपको बोर्ड एग्जाम में 100% इन्हीं से फंस जाएंगे। कॉपी पेन लेकर आप बैठा करिए, जैसे ही आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं उन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लेना। बच्चों ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांसेस रहते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इन सारे क्वेश्चन को नोट करके अच्छे से रिविजन कर लेंगे और पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए विजिट करते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार से नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें और आपकी समय पर तैयारी भी बेहतर ढंग से होती रहे। और अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्यूरी है किसी भी क्वेश्चन को रिलेटेड या किसी भी आंसर को रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सेक्शन में कमेंट करेंगे और हमारी टीम उसका जवाब जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा देगी। ठीक है बच्चों, तो तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।